नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सातत्य तथा अवकलनीयता का भाग 7। पिछले वीडियोस में हमने सीखा सातत्य क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है और इनके बीच में संबंध किस प्रकार से परिभाषित है। साथ ही हमने जाना विभिन्न प्रकारों के फलनों के अवकलज को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft, y बराबर gt फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो इनके रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहां t एक प्राचल है। इस रूप के फलनों के अवकलज ज्ञात करने हेतु हमें श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि इस प्रकार परिभाषित है। dy बटे dt बराबर dy बाई dx गुना dx बाई dt। पहले हमने जितने भी फलनों का अवकलज ज्ञात किया उसमें स्थिति क्या होती थी। जैसे dy बटे dt दे रखा है तो होता था कि नीचे तो y नहीं है। अब यदि y t के रूप में परिभाषित एक फलन नहीं है और x के रूप में परिभाषित फलन है, तब आप dx से गुना कर देते थे और भाग कर देते थे, जिससे श्रृंखला नियम बन जाता था। लेकिन अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि y एक फलन है, t के रूप में परिभाषित है और x जो फलन है वो भी t के रूप में परिभाषित है। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे, dy बटे dt बटे dx बटे dt। यहाँ पर एक स्थिति भी दी गई है कि dx बटे dt का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो dy बटे dt का जो अस्तित्व है वह ही मिट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें ये पता चला कि dy बटे dx होता है g डैश t बटे f डैश t। कैसे? क्योंकि y बराबर था gt के। अब dy बाई dt क्या होगा? g डैश t और x बराबर था ft के, तो dx बाई dt हो गया f डैश t। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dt बराबर है g डैश t के और dx बाई dt बराबर है f डैश t के, जिसका मान जो है कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि x बराबर है a cos थीटा के और y बराबर है a sin थीटा के, तो dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। पहले हमने जो फलन देखे थे x बराबर ft, y बराबर gt, वो प्राचल t के लिए परिभाषित थे। यहाँ पर प्राचल थीटा है। तो आइए इस उदाहरण को हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर है a cos थीटा और y बराबर है a sin थीटा, जहाँ पर a एक अचर पद है और cos थीटा sin थीटा जो है वो फलन है। तो जब आप dx बटे d थीटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a sin थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि a अचर पद होने के कारण वैसा का वैसा ही हो जाएगा और cos थीटा का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा। उसी प्रकार जब आप y बराबर a sin थीटा का अवकलज ज्ञात करेंगे तो dy बटे d थीटा हो जाएगा a cos थीटा। a अचर पद होने के कारण वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और sin थीटा अवकलज होता है cos थीटा। अब जब आप dy बटे dx निकालेंगे तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इस प्रकार से कि dy बटे d थीटा भाग दिया जा रहा है dx बटे d थीटा से। तो dy बटे d थीटा का मान हुआ a cos थीटा और dx बटे d थीटा का मान हुआ माइनस a sin थीटा। तो a और a आपस में कट जाएंगे और cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है? आपने अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ये होता है cot थीटा। लेकिन क्योंकि आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो हम इसको कहेंगे माइनस cot थीटा। तो ये उदाहरण तो हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कहा है यदि x बराबर है a गुना ब्रैकेट में
थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है a ब्रैकेट में गुना हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें dy बाय dx निकालना है। यहाँ पर भी जो प्राचल है वो थीटा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकालते हैं। a अचर पद होने के कारण बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फलन का थीटा के सापेक्ष में अवकलज कब प्राप्त कर पाएंगे? जब वहां पर थीटा हो। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा dx बाय डी थीटा बराबर a वैसे का वैसे ही रहेगा और d बाय डी थीटा ऑफ थीटा जब आपने किया तो आ गया 1 और साइन थीटा अवकलज आ गया cos थीटा। तो dx बाय डी थीटा हो गया a गुना 1 जमा cos थीटा। ठीक उसी प्रकार आप dy बाय डी थीटा निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy बाय डी थीटा बराबर हुआ a साइन थीटा के। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा था तो कॉस थीटा का अवकलज होता है माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लग गया हो गया प्लस साइन थीटा। लेकिन एक में तो थीटा का अवकलज है ही नहीं, एक एक अचर पद है, उसका अवकलज संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और dy बटे dx निकालते हैं। अब dy बटे dx होता है dy बटे डी थीटा भाग दिया जाएगा dx बटे डी थीटा से। तो आपने जो dy बटे डी थीटा निकाला उसका मान था a साइन थीटा और dx बाय डी थीटा का मान था a गुना में 1 जमा कॉस थीटा। तो यहाँ आप क्या करेंगे? a से a कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आप सभी ने कक्षा 11वीं में कुछ सूत्र पढ़े होंगे जिसमें से एक ये था cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसके क्रम में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करती हूँ। ये जो माइनस 1 था उसको मैं ले आई बाईं ओर, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाएं पक्ष में जो कोण है वो है 2 थीटा और दाएं पक्ष में जो कोण है वो है थीटा। यानी इस सूत्र में जो cos 2 थीटा है जमा 1 वहां पर जो बाईं ओर है वो जो भी कोण होगा दाईं ओर आके आधा हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं लिखूं cos थीटा प्लस 1 तो बाईं ओर क्या है? कोण थीटा है, उसका आधा हो जाएगा इधर आके, हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप सोचे होंगे इसका उपयोग होगा कहाँ? ध्यान से देखिए, आपके सामने जो भिन्न दे रखा है उसके हर में है 1 प्लस कॉस थीटा, वहां पर हम ये मान डालेंगे। आइए एक और सूत्र देखते हैं। हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी ठीक वही हो रहा है। बाएं पक्ष में कोण 2 थीटा है और दाएं पक्ष में थीटा, यानी कोण जो है वो आधा हो रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो वहां पर दाईं ओर क्या होएगा? कोण थीटा बाय 2। अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों मान हमने निकाले हैं इसको अपने भिन्न में डालेंगे। साइन थीटा की जगह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और नीचे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसको यदि मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ऊपर आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 गुना कॉस थीटा बाय 2 और नीचे आएगा 2 कॉस थीटा बाय 2 गुना कॉस थीटा बाय 2। कुछ नहीं किया, बस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को खोल दिया है। अब ये cos थीटा से cos थीटा बाय 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा tan थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि sin थीटा बाय 2 को जब भाग दिया जाएगा cos थीटा बाय 2 से तो ये हो जाता है tan थीटा बाय 2। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। घर जाइए, आपके पाठ 5 पे इस पर संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हैं सबका निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।